आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में राज्य की विफलता का परिणाम से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 355 या फिर अनुच्छेद 258। मतलब ये कौन सा जो अनुच्छेद है वो केंद्र के निर्देशों का पालन करने में राज्य की विफलता के परिणामों के रूप में दिखाई देता है। तो इसका कौन सा जो है कि कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है। ठीक है, कि कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 356। सॉरी, बी ऑप्शन, अनुच्छेद 356। ऐसा इसलिए है, सॉरी 365, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार संघ यानी केंद्र सरकार के द्वारा अनुच्छेद 256 में कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यों को दिशा निर्देश जारी करने के अधिकार है। संघ की यह शक्ति किसी राज्य को निर्देश देने के उस सीमा तक विस्तारित है जो उसे उद्देश्य के लिए आवश्यक लगता है। उदाहरण के लिए, संघ निम्नलिखित मामलों में राज्य को निर्देश दे सकता है कि राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के घोषित संचार साधनों का निर्माण और रखरखाव करे, राज्य के भीतर रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करे, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों के समूहों के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करे, राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाए और उनको लागू कराए। अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य अपनी कार्यकारी शक्तियों, जो 256 है उसके अनुसार प्रत्येक राज्य अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य में प्रचलित सभी पूर्व विद्यमान कानूनों के अनुरूप करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में किसी राज्य की विफलता का परिणाम है, क्योंकि यदि कोई राज्य, 365 में कहा गया है कि यदि कोई राज्य संविधान के तहत केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें राज्य का शासन संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुसार नहीं चल सकता। इससे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और जिसके तहत वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और अगर 356 की बात करें तो 356 जो है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधित है। और 355 जो है वो अनुच्छेद कहता है कि संघ को यह दायित्व सौंपता है कि वह राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करे। और 258 जो है यह कहता है कि संघ के कार्यों को राज्यों को सौंपने से संबंधित है, यानी कि केंद्र जो है, यदि संघ जो है वो राज्यों को कोई भी कार्य करने को कह सकता है या फिर किसी भी कार्य को राज्य को सौंप सकता है। इसलिए इसका जो है बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि नमक सत्याग्रह और उनके नेतृत्व करता कि तमिलनाडु में किसने किया, मालाबार में किसने किया और उड़ीसा में किसने किया। तो इसको सही कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है, 1 और 2, केवल 2, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2, मतलब कि पहला और दूसरा जो है वो सही नहीं है, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर नमक सत्याग्रह किया गया था। तमिलनाडु में अप्रैल 1930 में
चक्रवर्ती राजगोपाला के द्वारा तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह कानून तोड़ने के लिए तिरुचिरापल्ली से लेकर तंजौर तक, ठीक है, तिरुचिरापल्ली से तंजौर तक या फिर कहें तंजावुर के तट तक एक पदयात्रा का आयोजन किया गया था तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपाला के नेतृत्व में अप्रैल 1930 में। इस घटना के बाद विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया गया। कोयम्बटूर, मदुरै आदि के आंतरिक क्षेत्रों में शराब विरोधी अभियान को प्रभावी समर्थन मिला। यद्यपि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने आंदोलन को अहिंसक बनाने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु जनता में हिंसा भड़क उठी और पुलिस ने हिंसक दमन प्रारंभ कर दिया। इससे पहला कथन जो है गलत है। दूसरा, मालाबार में नायर समुदाय के कांग्रेस नेता के केलप्पन ने वायकोम सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने नमक कानून के विरोध में एक पदयात्रा का आयोजन किया और केरल के ठीक है पदयात्रा का आयोजन किया और केरल कम्युनिस्ट आंदोलन के भावी संस्थापक पी कृष्ण पिल्लई ने नवंबर 1930 में कालीकट के समुद्र तट पर पुलिस लाठीचार्ज के बीच राष्ट्रीय ध्वज की वीरतापूर्वक रक्षा की, इसलिए दूसरा कथन गलत है, ठीक है। और तीसरा कथन जो है, उड़ीसा में गोपाल बंद चौधरी जो एक गांधीवादी नेता थे के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह बालासोर, कटक और पुरी जिलों के तटीय क्षेत्रों में प्रभावी हुआ, इसलिए तीसरा कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे पद एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का तात्पर्य है कि पूर्वी यूरोप के देशों का समूह जो पूंजीवाद का विरोध करता हो, यूरोप में नव नाजी संगठन जो अप्रवासन का विरोध करता है, स्वायत्त उग्रवादी इस्लामी समूह का एक नेटवर्क और अल्प विकसित देशों का गठबंधन जो नव उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। तो कौन सा सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, स्वायत्त उग्रवादी इस्लामी समूहों का एक नेटवर्क। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस गठबंधन के माध्यम से इजराइल पर हमला कर सकता है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यह ईरान के नेतृत्व में स्वायत्त उग्रवादी इस्लामी समूहों का नेटवर्क है। इनका इतिहास 1979 की ईरानी क्रांति से जुड़ा हुआ है। इसमें शामिल कौन कौन है? इसमें हिजबुल्लाह, लेबनान का शिया उग्रवादी संगठन हमास, फिलिस्तीन का सुन्नी उग्रवादी समूह और फिलिस्तीन का इस्लामिक जिहाद और हूती यमन का उग्रवादी समूह। हिजबुल्लाह का अर्थ होता है ईश्वर का संगठन। इस हिजबुल्लाह की स्थापना 1980 के दशक में लेबनान में की गई थी और यह एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सदस्य है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इसकी स्थापना सीपी रामास्वामी अय्यर के कामराज और वीर सलिंगम पुंतुलु ने की थी और इसने 19वीं सदी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संवैधानिक सुधारों के उद्देश्य का समर्थन किया था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। क्योंकि कांग्रेस के गठन के बाद सरकार ने कांग्रेस के पर फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को देशद्रोह की फैक्ट्री कहा। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन एक राजनीतिक संगठन था, ठीक है, और इसकी स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। इसमें उत्तर भारत के मुस्लिम संगठन और रूढ़िवादी हिंदू अभिजात वर्ग शामिल थे, इसलिए पहला कथन जो है सही नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विपरीत इस समूह का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश शासन के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित करना था और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में गिजुभाई बधेका, श्री अरविंद घोष, ताराबाई मोदक के बीच क्या समानता थी? ऑप्शन है
पश्चिमी भारत के क्रांतिकारी थे। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, रियासतों में चर्चों की स्थापना और औपनिवेशिक भारत में शिक्षा। तो कौन सा कथन जो है सही है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा। गिजुभाई बधेका, अरविंद घोष, ताराबाई मोदक सभी शिक्षा के अग्रदूत थे जिन्होंने एक दूसरे के कार्यों को प्रभावित किया और भारत में शिक्षा व्यवस्था को आकार देने में मदद की। श्री अरविंद घोष की जो है गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में गहरी आस्था थी, इसीलिए अरविंद घोष ने 1943 में पांडिचेरी में आश्रम स्कूल की स्थापना की। गिजुभाई बधेखा ने 1920 में भारत का पहला मॉन्टेसरी स्कूल स्थापित किया। पद्म भूषण श्रीमती ताराबाई मोदक को भारत में प्री स्कूल शिक्षा की अग्रणी माना जाता है और ताराबाई मोदक को सही मायने में मॉन्टेसरी मदर कहते हैं। उन्होंने भारत में गिजुभाई बधेखा के साथ मिलकर प्री स्कूल शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और प्री स्कूल शिक्षा में गिजुभाई बधेखा के कार्यों से प्रेरित थी। उनकी शिक्षण व्यवस्था ने कोस्टगार्ड के आदिवासी समुदाय में एक मौन क्रांति का संचार किया था। नूतन बाल शिक्षण संघ की शुरुआत 1926 में गिजुभाई बधेखा और ताराबाई मोदक के द्वारा गुजरात राज्य के भावनगर में दक्षिणामूर्ति फाउंडेशन में की थी और यह बाल शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सावरकर उनके भाई 1899 में मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया जिसका 1904 में अभिनव भारत में विलय कर दिया गया। ठीक है, जैसे मजनी के यंग इटली के बाद। और दूसरा है, भारत में क्रांतिकारी चरमपंथी किसी भी पश्चिमी साम्राज्यवादी देश से समर्थन लेने के विरुद्ध थे। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक, पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि 1980 के दशक में तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सव तथा अपनी पत्रिकाओं केसरी और मराठा के माध्यम से हिंसा के प्रयोग सहित उग्र राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार किया। उनके दो शिष्य चापेकर बने, जिसमें दामोदर और बालकृष्ण चापेकर आते हैं। उन्होंने 1897 में पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी। सावरकर और उनके भाई ने 1899 में मित्र मेला नामक एक गुप्त समाज का गठन किया जिसका 1904 में अभिनव भारत में विलय कर दिया गया। इसलिए पहला कथन जो है वो पूर्णतः सही। आश्रय की आवश्यकता, प्रेस अधिनियमों से मुक्ति, क्रांतिकारी साहित्य को प्रकाशित करने की संभावना तथा हथियारों की खोज ने भारतीय क्रांतिकारियों को विदेश जाने के लिए मजबूर कर दिया था। जिमरमैन योजना जिसे जर्मन षड्यंत्र भी कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह उत्पन्न करने की योजना थी। इस योजना का आयोजन जतिन दास ने किया था और रास बिहारी बोस से इसका नेतृत्व करने का आग्रह किया। युगांतर पार्टी ने विदेश में भारतीय समर्थक और क्रांतिकारियों के माध्यम से जर्मन हथियार और गोला बारूद आयात करने की व्यवस्था की थी। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। जिमरमैन जो है वो टेलीग्राम जर्मन विदेश मंत्री आर्थर जिमरमैन के द्वारा जनवरी 1917 में मैक्सिको में जर्मन मंत्री को भेजा गया एक गुप्त कूटनीतिक संदेश था। इस टेलीग्राम को ब्रिटिश ने पकड़ लिया और उसमें निहित जानकारी को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझा किया था। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं के संबंध में विचार करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य विधानमंडल संविधान में संशोधन के लिए विधेयक ला सकते हैं, जबकि भारत में राज्य विधानमंडल किसी भी मामले में संविधान में संशोधन के लिए विधेयक नहीं ला सकते। दूसरा है, संविधान संशोधन के किसी भी प्रस्ताव के लिए भारत और अमेरिका दोनों में आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। दूसरा कथन जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि संविधान के संशोधन की शक्ति संसद में निहित है
इसी तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधान परिषद का गठन या समाप्ति के लिए प्रस्ताव के अतिरिक्त, मतलब कि राज्य विधानमंडल जो है वो विधान परिषद के गठन या समाप्ति के लिए प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई भी विधेयक संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता। यहां भी संसद इस प्रस्ताव को या तो अनुमोदित कर सकती है या फिर अस्वीकार कर सकती है अथवा इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2/3 राज्य विधानमंडलों की याचिका पर कांग्रेस द्वारा बुलाए गए संवैधानिक सम्मेलन के द्वारा भी संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए पहला कथन जो है सही है। दूसरा कथन जो है, भारतीय संविधान के बड़े हिस्से को केवल संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की सिफारिश भी आवश्यक होती है, वह भी उनमें से आधे राज्यों की ही सिफारिश आवश्यक होती है, जबकि अमेरिका में यह 3/4 राज्यों के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। इसलिए दूसरा कथन जो गलत है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इसे आधिकारिक तौर पर अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा गया था। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 6 महीने तक गिरफ्तार किया जा सकता था। इस अधिनियम के विरोध में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्वाचित सभी भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। तो कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, केवल 2। इसे 2 कथन जो हैं वो सही है, क्योंकि मोंटफोर्ट सुधारों को लागू किए जाने से ठीक 6 माह पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 विधेयक प्रस्तुत किए गए। इनमें से एक को तो हटा दिया गया था, किंतु दूसरा डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 का विस्तार करने वाले विधेयक को मार्च 1919 में पारित किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा गया, किंतु इसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह अधिनियम 1 वर्ष पहले ब्रिटिश न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाले रॉलेट आयोग की सिफारिशों पर आधारित था, जिसका उद्देश्य भारतीय लोगों के राजद्रोह षड्यंत्र की जांच करना था। इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। इस अधिनियम के कथित राजनीतिक आंदोलनकारियों को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक हिरासत में रखने का प्रावधान था। इस प्रकार की प्रशासनिक गिरफ्तारी के विरुद्ध कोई अपील की अनुमति नहीं थी। इसने राजद्रोह के मामलों के लिए बिना ज्यूरी के गुप्त न्यायालयों में सुनवाई की अनुमति दी, जिससे न्यायिक पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रभावित हुई। इस अधिनियम ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना ज्यूरी के मुकदमा चलाए या बिना सुनवाई के जेल भेजने की अनुमति दी। इसने देशद्रोह के संदेह पर बिना वारंट के भारतीयों को गिरफ्तार करने की अनुमति दी। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि इसमें 6 महीने लिखा है जबकि 2 साल तक था। तीसरा है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने इस विधेयक के विरुद्ध मतदान किया, किंतु वह अल्पमत में थे और आधिकारिक नामांकित लोगों के द्वारा आसानी से पराजित कर दिए गए। इस अधिनियम के विरोध में सभी निर्वाचित भारतीय सदस्य, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक शामिल थे, उन सभी ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसलिए तीसरा कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करें। जनजातीय विद्रोह नेतृत्वकर्ता की कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, रामोसी विद्रोह, सिद्धू कान्हू, बुद्धू भगत और चित्तूर सिंह। तो कौन सा सही सुमेलित है? केवल 1, केवल 2, दोनों, तीनों या कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1। पहला ही जो है वो सही है, बाकी सब जो है गलत है। कि कोल विद्रोह जो है वो 1831 में हुआ था और कोल और अन्य जातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती थी। इसमें रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम के हिस्से शामिल थे। 1831 में विद्रोह की शुरुआत तब हुई जब कोल मुखियाओं से भूमि का बड़े पैमाने पर हस्तांतरण बाहरी लोगों को किया गया जो दमनकारी थे, जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम, किसान और साहूकारों, जो दमनकारी थे और भारी करों की मांग करते थे। कोलों ने इसका विरोध किया
और 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में ठीक है, बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोहियों ने लगभग 1000 बागी लोगों को मार डाला या जला दिया। इसलिए पहला कथन जो है गलत है। दूसरा जो है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है वो 1833 और 1855 और 1856 तक चला। संथाल विद्रोह मध्य भारत में हुआ, जो वर्तमान समय में झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में रहते थे। संथाल भी जनजाति समुदाय के थे। ये जमींदारों साहूकारों के शोषण का सामना कर रहे थे। 1855 में दो भाई सिद्धू और कान्हू ने इसकी शुरुआत की और विद्रोह तेजी से फैला। संथालों के साहसिक प्रयासों के बावजूद 1856 में ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। रामोसी विद्रोह जो है पश्चिमी घाट में रहने वाली पहाड़ी जनजाति थी। वह ब्रिटिश शासन और प्रशासन के ब्रिटिश पैटर्न से सहमत नहीं थी और ब्रिटिश विलय की नीति का विरोध कर रहे थे। 1822 में चित्तूर सिंह ने रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया और सतारा के आसपास क्षेत्रों के लूटपाट की। इसलिए तीसरा कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि एसोसिएटेड लीडर और उनके जनरल संपादक पत्र कौन से थे। तो तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान, अरविंद घोष, संध्या, ब्रह्मो बांधव उपाध्याय, वंदे मातरम। तो कौन सा जो है कितने युग्म सही सुमेलित है? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि तो पहला ही सही है कि तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान की स्थापना की थी और इसे वैंकूवर से प्रकाशित किया जा रहा था और इसे सबसे पहले 1908 में प्रकाशित किया गया था। इसने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की थी। तो पहला कथन जो है सही है। अरविंद घोष स्वदेशी आंदोलन का विस्तार पूरे भारत करने के पक्ष में थे। इसने देशभक्तिपूर्ण विचारों और भारतीय परिस्थितियों के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किया। 1906 में इन्होंने स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, और इन्होंने अरविंद घोष ने संध्या पत्रिका नहीं निकाली थी। संध्या पत्रिका ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने निकाली थी और वंदे मातरम जो है वो अरविंद घोष ने निकाली थी। इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, नेथ्रोपोडाइट्स निमोनियाना के संदर्भ में विचार कीजिए। नेथ्रोपोडाइट्स निमोनियाना के संदर्भ में विचार करें कि यह एक लुप्तप्राय औषधि पादप है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। इसमें कैम्प्टोथोसिन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसका उपयोग कैंसर रोधी दवाओं के उत्पादन में किया जाता है। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, केवल दो। दूसरा कथन जो है वो सही है, पहला जो है गलत है। नेथ्रोपोडाइट्स निमोनियाना जो है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और मंडी के शोधकर्ताओं ने कैंसर रोधी दवा कैम्प्टोथोसिन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस पादप की कोशिकाओं को जैव रासायनिक रूप से संशोधित किया। ठीक है, यह एक लुप्तप्राय औषधि पादप है जो भारत के पूर्वोत्तर नहीं बल्कि पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। इसलिए पहला कथन जो है गलत है। इसमें कैम्प्टोथोसिन नामक यौगिक पाया जाता है जिसे कैंसर रोधी गुणों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, केवल दो सही है। अगला प्रश्न है, कभी भी सुर्खियों में रहने वाला डंकी रूट का संबंध है मरुस्थलीय क्षेत्रों में जंगली गधों के प्रवास मार्ग से, अनौपचारिक मार्गों के माध्यम से अवैध रूप से किसी दूसरे देश में प्रवेश करने से, प्राचीन व्यापारिक मार्गों के पुनर्स्थापन से या पर्वतीय क्षेत्रों में
वस्तुओं के परिवहन के लिए उपयोग में किए जाने वाले पुराने ट्रेकिंग मार्ग से। तो इसका कौन सा सही है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अनौपचारिक मार्गों के माध्यम से अवैध रूप से किसी दूसरे देश में प्रवेश करने को डंकी रूट कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की नीति के गांधीवादी निर्देशक तत्वों में श्रेणी में शामिल है? पहला है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। दूसरा है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों पर प्रतिबंध लगाना। और तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्ति या सहकारी आधार पर बढ़ावा देने का प्रयास करना। तो कौन सा सही है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर एक दो तीन? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, दो और तीन, दो और तीन, बी ऑप्शन। भारत में संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। संविधान में निर्देशक तत्वों का कोई श्रेणीवार वर्गीकरण नहीं किया गया, लेकिन उनकी विषय वस्तु और में दिए गए निर्देश के आधार पर उन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया है, समाजवादी, गांधीवादी और बौद्धिक, उदार बौद्धिकवादी। समाजवादी निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42। 38 में है लोक कल्याण सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 39 में है समुदाय के भौतिक संसाधनों को इस प्रकार बटा हो जिसमें सामूहिक हित हो। 41 में है शिक्षा आदि का अधिकार। और 42 में है कार्य एवं न्याय संगत की मानवोचित दशाओं में प्रसूत सहायता सुनिश्चित करना, कार्य की न्याय संगत व्यवस्था। 43A जो है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, जो ये है अनुच्छेद 43A है। और यह गांधीवादी नहीं बल्कि यह समाजवादी विचारधारा से संबंधित है, इसलिए पहला कथन गलत है, बाकी दो जो हैं वो सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।